हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस सब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी मेन से रिलेटेड आज हम लोग एक मॉडल आंसर फ्रेमिंग सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे करा जाता है, कैसे लिखा जाता है एक आंसर को। एंड इट विल बी ऑन द टॉपिक गवर्नर। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन ऑफ द GS2 पेपर। ऑलराइट, तो GS2 में वी नो कि पॉलिटी होता है, जियो इको होता है एंड साइंस टेक होता है। एंड GS2 इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पेपर ऑफ द BPSC बिकॉज जो सिलेबस है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे बनते नहीं हैं एंड वो हमेशा करंट अफेयर से लिंक्ड होते हैं। सो आई होप अभी तक आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया हो। कुछ पोर्शंस तो ऑब्वियसली अभी बाकी ही होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया हो। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, द वन थिंग दैट यू हैव टू डू, जो आपका एक प्रिपरेशन का अब का जो स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए, बिकॉज फेब्रवरी अब एंड ही है, यू हैव द मार्च एंड यू ऑल्सो हैव अप्रैल। चलो मैं इसका हाफ ले लेती हूँ, लाइक 20 डेज़ हैं आपके पास अप्रैल में। You have to make the most of these 2 months। ठीक है, पूरे 2 महीने भी नहीं है, 1.5 महीने हैं आपके पास। यू हैव टू टेक मोस्ट फ्रॉम दीज 2। 1.5 मंथ जो है आपके पास, 1.5 मंथ्स है, उसमें आपको इसको अच्छे से निचोड़ना है अपने टाइम को। तो इसमें जो आपका जो भी स्टडी प्लान है डेली बेसिस का, तो उसका वेटेज आपको कैसे रखना है। यू हैव टू गिव लाइक 50% आपको देना है। 50% वुड बी अलॉटेड टू योर रिवीजन एंड 50% शुड बी अलॉटेड टू योर आंसर राइटिंग। ठीक है, शुरुआत के टाइम में, फॉर एग्जांपल आप मार्च में इनिशियल जो वीक्स हैं, उसमें व्हाट यू कैन डू, यू कैन अलॉट लाइक 70% इन द टाइम ऑफ द रिवीजन एंड 30% ऑफ योर टाइम इन द आंसर राइटिंग। तो 30% टाइम में वी कांट डू ओनली लाइक वी कांट डू फुल लेंथ टेस्ट, तो वी कैन ओनली डू द सेक्शनल लेंथ टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल आप कर लो एंड 70% में यू हैव टू डू द रिवीजन। तो ये जो फेज़ है आपका, जो लास्ट फेज़ है आपका टिल द 71st BPSC मेंस विल बी टेकन, तो ये आपके फेज़ में जो मेजॉरिटी आपका पार्ट होना चाहिए वो रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का होना है। ठीक है, अब इसको कैसे आप डिवाइड करोगे, इट डिपेंड अपॉन योर प्रिपरेशन। कि मान लो कोई सेक्शन आपका अच्छा प्रिपेयर है तो उसका रिवीजन आप कम करो, उस पर आंसर राइटिंग ज़्यादा कर लो। कोई सेक्शन आपका कम प्रिपेयर है, आपको लग रहा है कि इसमें रिवीजन आपको ज़्यादा करना है, तो रिवीजन ज़्यादा करो, बट उसका 1-2 क्वेश्चंस को आपको लिखते रहना है, सेक्शनल उसका देना है। ठीक है, एंड फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ मार्च आपको आंसर राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट तो करना ही करना है। बिकॉज फुल लेंथ टेस्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, वरना पेपर छूट जाएगा, 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, पेपर इनकम्प्लीट रहेगा आपका। ठीक है, या पैनिक मोड में चले जाओगे, कोई क्वेश्चन आता भी होगा तब भी गलत कर दो। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो भी मेंस आंसर राइटिंग आप करते हो, तो उसके लिए यू नीड टू हैव द कंटेंट। When you have the content and after the revision you are able to recall the content, उसके बाद the main game of articulation, the answer writing happens, that you have the capability कि जो demand है उसके according you are going to, मतलब इसको ढांचा दोगे, इसको मोल्ड करोगे into an answer जो कि इस डिमांड को फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले यू हैव टू एड्रेस द डिमांड। ठीक है, दूसरा, ओनली आफ्टर एड्रेसिंग द डिमांड यू हैव टू गो एंड एनालाइज द प्रेजेंटेशन दैट यू हैव प्रेजेंटेड, एंड थर्ड वुड बी द वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड in order to fetch 1-2 marks more in the examination। ऑलराइट, तो ये आपका एक पैटर्न सेट होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटीज़ एरिया व्हेन यू कम टू द आंसर राइटिंग सेक्शन। ऑलराइट, तो इसी जो मेंस का जो एक आंसर होना चाहिए, आई एम गिविंग यू द जिस्ट कि कैसे मेंस के आंसर में क्या इंपॉर्टेंस रखता है एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरिया दैट यू हैव टू फोकस अपॉन। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लेके रखा है एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द 70th BPSC के GS2 पेपर में।
ठीक है। एंड गवर्नर, यू नो, गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंस रखता है बट मेंस में भी बहुत क्वेश्चंस पूछ रखे हैं गवर्नर पे। एंड इधर के आप जब न्यूज़ भी देखोगे, करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हो, तो गवर्नर अगेन बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है बिकॉज ऑफ द मेनी रीजंस। ठीक है, बिहार में गवर्नर चेंज हुए हैं, एज वेल एज साउथ इंडियन स्टेट्स में जो गवर्नर का रोल है बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है। तो जिस वजह से गवर्नर का जो इम्पोर्टेंस है टू बी आस्क्ड इन द 71st बीपीएससी मेंस, वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी उसकी हाई है। तो दैट्स वाई आई हैव चूजन दिस particular questions from the 70th BPSC PYQ. Let me show you the paper itself. देखो ये पेपर था 17वीं का, GS2 का पेपर है ये। ठीक है, इसमें सेक्शन 1 ऑब्वियसली पॉलिटी का पार्ट रहेगा। इसमें ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, तो ये 38 मार्कर का क्वेश्चन है, 19+19 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक सेग्रीगेट कर दिया, एक डिमार्केशन आपको दे दिया है कि कौन से पार्ट को, क्वेश्चन को उन्होंने 19 दिया है, दूसरे पार्ट को भी 19 दिया है, मतलब उस जो दो पार्ट है उसको इक्वल वेटेज देना है आपको। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, द गवर्नर ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, एग्जामिन द रोल ऑफ द गवर्नर इन द इंडिया एज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कैन ही इन एनी वे एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशन। तो ये दो पार्ट है कि सबसे पहले यू हैव टू एग्जामिन द रोल ऑफ द गवर्नर इन इंडिया एज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एंड सेकेंड पार्ट है कि कैन ही इन एनी वे एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन। ठीक है, तो ये दो पार्ट को हमें एड्रेस करना है, दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल है। ऑलराइट, सो कमिंग टू द मेन पार्ट, जो हमने अभी मेंस का देखा कि एक मेंस आंसर राइटिंग में क्या होना चाहिए। फर्स्ट इज़ द कंटेंट। ठीक है, फर्स्ट इज़ द कंटेंट। अब कंटेंट लेवल पे आओ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नर, एक आपने क्वेश्चन देखा होगा, अगर जैसे जो लोग भी जी सबसे पहले से जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस आप देखते हैं, तो मैंने आपको पहले से ही बोल रखा है कि कभी भी प्रिपरेशन करो तो हमेशा PYQ को एक बेस बना के प्रिपरेशन करो। तो अगर आपने अभी तक PYQ को बेस बना के ये टॉपिक को कवर किया था तो उसमें ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिला है, पूरा थीम रिपीटेड है, बस वर्डिंग को चेंज कर दिया गया। गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ सेंटर, एज एन एजेंट ऑफ यूनियन, ये क्वेश्चन पूछ रखा है बीपीएससी। अगर इस क्वेश्चन पे आपने नोट्स अपना प्रिपेयर कर लिया था तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, तो पूरी ही थीम को, मतलब टॉपिक तो है ही, पार्टिकुलरली थीम को भी उन्होंने रिपीट कर दिया, बस वर्डिंग को चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले तो गवर्नर, गवर्नर क्या, जो पहला क्वेश्चन है कि गवर्नर क्या एक एजेंट है यूनियन का, कि अगर यूनियन पे गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नर भी चेंज होता है। इसमें आपको रोल बताना है कि हाउ इट एक्ट हैज़ ए लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें आप कंटेंट लेवल पे बताओ क्या क्या बता सकते हो। फर्स्टली यू कैन गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताओगे कि आर्टिकल 153 टू 167 in part 6 of the Constitution पे गवर्नर की पोस्ट डिफाइन है। ऑलराइट, गवर्नर की पोस्ट डिफाइन है, और ये जो पोस्ट है इट इन्वेजेस द सेम पैटर्न इन द स्टेट एज दैट ऑफ सेंटर, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बिकॉज गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। बट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू कैन से कि हमें देखने को मिलता है कि जो पोस्ट ऑफ गवर्नर है वो हमेशा अटैक, कंट्रोवर्शियल अटैक में न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, वाई सो, बिकॉज इट हैज़ बीन claimed or it has been in the controversy that the governor functions on the behest of the ruling party at the center. ठीक है, वो रूलिंग पार्टी के विल पर, उनके प्लेजर पर, प्लेजर डॉक्ट्रिन जो है गवर्नर के लिए फेमस जो है, उन पे ये काम करते हैं। ठीक है,
तो उनके नॉमिनल पोजीशन के रहने के बावजूद वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, सेंटर एज ए पपेट और एज ए रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहे हैं, और दैट्स वाई उनको ऐसा बोला जाता है कि दे वर्क इन द फेवर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो you have given the constitutional provisions and you have dictated the importance of the governor in the state executive, and in the introduction itself you have given the importance to the first part of the question. ठीक है, you have given the introduction to the first part of the question. All right, so पहला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट में पार्टी चेंज हो जाती है तो गवर्नर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, गवर्नर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे द अदर अप्रोच ऑफ द इंट्रोडक्शन वुड बी द एग्जाम्पल यू कैन डिक्टेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बहुत शुरुआत के टाइमिंग में, इंडिपेंडेंस के टाइमिंग के बाद का जो चेंजेस हुआ था, फॉर एग्जांपल नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जब वीपी सिंह आए थे तो उन्होंने सारे गवर्नर्स को एक ओरल ऑर्डर दिया था कि सबको रिज़ाइन करो, एज दे वर अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। 1989 की बात है। उसी तरह 1991 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा सिंह राव के अंदर आए थे तो उन्होंने 14 गवर्नर को चेंज कर दिया गया था जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। तो ये एग्जाम्पल दे के भी यू कैन डिक्टेट एंड यू कैन लाइक emphasis on the significance कि there is a change in the government at the center, the government also change. In the 2014 itself बहुत सारे गवर्नर्स को तबादला किया गया था, चेंज किया गया था। तो दूसरा पार्ट तो ये होगा कि आप द इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, उससे आप डाल सकते हो कि देयर हैज़ बीन द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव सीन ड्यूरिंग 1989 when the National Front government headed by the VP सिंह, तो उन्होंने सारे गवर्नर्स को रिज़ाइन करने को बोल दिया। ठीक है। दूसरा यू कैन से 1991 में जब पीवी नरसिम्हा सिंह की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने भी 14 गवर्नर्स को चेंज कर दिया है। इवन इन 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बनाई तो उन्होंने भी बहुत सारे गवर्नर को चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये यहाँ से भी ये एग्जाम्पल दे के यू कैन पुट द emphasis कि हाँ द स्टेटमेंट इज somehow true and it is practically implementing in the current setup. ठीक है। But however the constitutional provisions from Article 153 to 167 has provided the power to the governor in order to function as a executive head of the state. ठीक है। तो इसको उल्टा भी दे सकते हो। ऑल राइट, ये पहले एग्जाम्पल बता दिए इन ऑर्डर टू गिव द सिग्निफिकेंस टू द स्टेटमेंट दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एंड फिर उसके बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देके उसको बैलेंस कर दिए इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। ठीक है। तो दीज आर द टू अप्रोचेस। अब ये अप्रोचेस आपको कैसे आप डिफाइन कर पा रहे हो? ये अप्रोचेस डिफाइन नहीं हो पाता अगर आपके पास ये कंटेंट नहीं होता। ठीक है। तो देखो, पॉलिटी के लिए देयर इज नो बेटर कंटेंट अदर देन द लक्ष्मीकांत, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लक्ष्मीकांत इज़ नॉट सफिशिएंट। लक्ष्मीकांत के साथ आपकी हार्डवर्क भी अलग से लगेगी। ठीक है। नहीं तो कॉपी पेस्ट मटेरियल बहुत मार्केट में है जो कि कोई भी आपका काम नहीं करेगा। यू हैव टू लुक फॉर इट, खुद से ही कर सकते हो इसको। ऑल राइट। या तो इफ़ यू हैव रेड द GS अप नोट्स जो हमने लक्ष्य और संजीवनी बैच में दिया था, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे जो जजमेंट्स हम आगे देखेंगे वो उसमें है। हमने एक जगह आपको इकट्ठा करके दिया है। बट द प्रॉब्लम कम्स वेयर कि आपको कंटेंट तो मिल गया, क्योंकि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो किसी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं किया जाएगा ना। ये तो प्रोवाइड किया जाएगा, ये तो होलिस्टिक किया जाएगा। अब इसी कंटेंट को आपको मोल्ड करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है। और यहीं पे आता है आंसर राइटिंग का गेम। यहीं पे आता है कि कोई आपका पेपर चेक कर दे, कोई मेंटोर हो आपका और आपको पेपर चेक करके दे कैन गिव यू द फीडबैक कि कंटेंट तो चलो ठीक है आपका,
बट जब प्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड इनफ और यू आर नॉट एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ पे मेन गेम आता है द फीडबैक, द डिटेल फीडबैक और द मॉडल आंसर सपोर्ट दैट यू कैन गेट। ठीक है, सो अब देखो हमें ना जब आंसर राइटिंग करनी होती है तो हमारे पास लाइक ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप जब डिवाइड करोगे जो 3 आवर्स है उसको डिवाइड करना है GS2 के में कितने पे क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग को मिला के। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन यू विल गेट लाइक 22 to 24 मिनट्स। ठीक है, अब इसमें यू हैव टू थिंक अबाउट द कंटेंट, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि जैसे ही थीम देखा यू विल बी एबल टू रिकॉल एज मच एज कंटेंट दैट यू हैव रेड। लेकिन साथ साथ रिकॉलिंग के साथ साथ यू हैव टू स्पेंड लाइक 1-2 मिनट्स इन द आर्टिकुलेशन और द प्रेजेंटेशन, जो आपको दिमाग में ही कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है। देन यू विल गेट लाइक 20-19 मिनट्स इन ऑर्डर टू राइट अ क्वेश्चन, आंसर अपना लिखने के लिए, सॉरी। तो ये आपको लिखना है 3.5 to 4 पेजेस इज़ इनफ फॉर राइटिंग द लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये पेजेस हमें नहीं भरने, हमें कंटेंट अच्छा देना है। दिस इज़ नॉट लाइक हार्ड फास्ट रूल है कि नहीं 3.5-4 पन्ना 3 पन्ना लिखना ही है, बट ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर टाइप है एंड दीज आर द टॉपिक्स जिस पे कंटेंट अच्छे होते ही हैं। अगर आप इसको 2 पन्ना में लिख दोगे तो फिर ऑब्वियसली मार्क्स भी उसी बेसिस पे मिलेगा, द वर्डिंग्स। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड और इसको फुल लेंथ पे प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई हम जो ला रहे हैं एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा बिकॉज दिस फुल लेंथ टेस्ट जो आपका है इसको हमने 5 सेट्स में डिवाइड कर दिया है एंड हर सेट्स में आपका GS1 का पेपर, GS2 का पेपर और एक एसे का पेपर है। ठीक है, और एक सेट में आपका हिंदी क्वालिफाइंग एंड ऑप्शनल का पेपर है। ठीक है, और इसको हमने मतलब पूरे लाइन वाइज किया, जैसे BPSC लेता है। फॉर एग्जांपल अगर BPSC 25 तारीख से स्टार्ट है तो 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। ठीक है, एक दिन GS1 लेगा, एक दिन GS2 लेगा, एक दिन एसे लेगा। तो इस तरीके से हमने इसको फ्रेम ही किया है ताकि वो प्रैक्टिस आपका बना रहे। एंड हर जो सेट है, मान लो पहला सेट आपका हुआ, सेट 1 हुआ, GS1 हो गया, GS2 हो गया, एसे हो गया। 28 फरवरी से स्टार्ट है तो 28 को हुआ, 1 को हुआ, 2 को हुआ, फेब, मार्च। फिर उसके बाद वी आर गिविंग यू लाइक 7 to 8 डेज ऑफ गैप कि आप फिर से रिवाइज करो अपने सारे पोर्शंस को जिसमें आपको दिक्कतें हैं। आपके लिए रिवीजन फेज है। फिर से आपका सेट 2 होगा, फिर सेट 2 में GS1, GS2 एंड एसे होगा। And the feedbacks will be provided purely on the basis of the content and purely on the basis of the presentation that you are presenting. ये feedback मिलना बहुत ज़रूरी है because I have seen during my preparation as well and अभी भी nice work, very good, all right, बहुत अच्छा लिखा है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। That is not the feedback that you want to be get when your copy is being evaluated. आप डिमांड करते हो कि ऑब्वियसली आपका एक्सपेक्टेशन भी यही होना चाहिए कि अगर मेरी कॉपी चेकिंग हो रही है, इफ़ समथिंग इज़ मिसिंग, इज मार्क्स हैज़ बिन डिडक्टेड, यू नीड टू नो कि क्या गलत था एंड क्या इम्प्रूवमेंट करना है। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ द कंटेंट, द मॉडल आंसर और द कॉपी चेकिंग दैट यू विल गेट फ्रॉम इफ़ यू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, अगर खुद से कर सकते हो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। अल्टीमेटली खुद से ही करना है आपको। इवन इफ वेन यू गेट द फीडबैक, तो ऐसा नहीं है कि बस फीडबैक पढ़ लिया हो गया, नहीं, यू हैव टू डू द एनालिसिस। ठीक है, मैं आपको ये 50% जो मैंने बोला ना कि अपना डेली शेड्यूल को तोड़ लो, 50% इधर दो, 50% उधर दो, तो 50% में क्या सिर्फ आपको बस टेस्ट लिखना है, बस लिख देना है, राइटिंग कर लिया, बस काम ख़त्म हो गया? नो, राइटिंग करने के बाद यू हैव टू डू द एनालिसिस। जो भी टॉपिक्स है, मान लो गवर्नर पे ये क्वेश्चन लिखा, गवर्नर का नोट्स खोलो। ठीक है, नोट्स खोलो, देखो कि जो कंटेंट आपने लिखा है कंटेंट लेवल पे कुछ छोड़ दिया क्या। एंड देन आफ्टर द कंटेंट मूव टू द प्रेजेंटेशन स्टाइल, मूव टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, कि वो डिमांड जो आपने लिखा है, जो एड्रेस किया है कि नहीं किया, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देन ओनली यू कैन से कि आपने एक टेस्ट को अटेम्प्ट किया। ये होता है टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ना कि बस
एक क्वेश्चन लिख देना, आंसर लिख देना, बस उतना तक नहीं, उसके बाद एनालिसिस वाला पार्ट तो लोग करते ही नहीं है, ठीक है। इसी एनालिसिस में द फुल लेंथ टेस्ट शेड्यूल, द फुल लेंथ टेस्ट इवैल्यूएशन, द फुल लेंथ टेस्ट मॉडल आंसर विन गोना हेल्प यू, ठीक है। सो ये 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज जो प्लान इससे रिलेटेड था मैंने पहले भी शेयर किया, खुद से कर सकते हो, इट विल बी वेरी गुड। बट इफ़ यू नीड सम गाइडेंस, यू नीड सम लाइक कि मुझे डंडा रहे, मेरे सर पे ऊपर डंडा रहे, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। ऑलराइट, तो देखो ये 2 अप्रोचेस हैं जिससे आप एक इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो पहला तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू कि हमें इस रोल के साथ साथ आपको बताना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर एज ए लिंक बिटवीन द सेंटर और द स्टेट, ठीक है। सो कमिंग टू द गवर्नर कि ये चेंज होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट अबाउट द टर्म्स ऑफ गवर्नर ऑफिस, टर्म्स ऑफ द गवर्नर ऑफिस। तो आर्टिकल 155 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे एंड इट विल बी अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब इट विल बी द प्लेजर डॉक्टरी, ही फेवर्ड करता है, ही इज़ अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगेंस्ट ये है कि इट प्रेसिडेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द CM ऑफ द स्टेट कंसर्न, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। ऑलराइट, तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऐसा एडवाइस कमीशंस के द्वारा भी दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किया गया है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं देखा जाता है। ऑलराइट, तो जिस वजह से जो गवर्नर का जो ऑफिस है वो 5 साल के लिए तो होता है, बट ऐसा नहीं कि कंफर्म 5 साल तक के लिए रहेगा ही। सी ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड, और उनका जो डिसीजन है इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइबल, हेंस द इंडिपेंडेंट रोल ऑफ द गवर्नर इज लिमिटेड बाय द कमांड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से लिया गया है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली हमने देखा 2014 में, हमने देखा जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी, हमने देखा 1991 में जब कांग्रेस फिर से आई, तो जिस वजह से इट हैज़ बीन सेड कि जैसे ही यूनियन गवर्नमेंट में पार्टी चेंज होती है वैसे ही गवर्नर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, गवर्नर भी चेंज हो जाता है। बट नेवरदलेस वी कैन नॉट इग्नोर द पावर एंड द फंक्शंस दैट द गवर्नर हैज़ and which make the governor to act as a link between the center and the state, ठीक है। तो इसमें यू कैन राइट द एग्जीक्यूटिव पावर, CM को अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, अगेन इट इज़ एक्टिंग एज ए लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द पावर, आर्टिकल 167, ये गवर्नर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अफेयर्स वो CM से ले सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसी तरह प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि इमरजेंसी को लागू करना है कि नहीं करना है। अंडर द आर्टिकल 356 गवर्नर कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो इसमें हमें मिसयूज़ भी बहुत देखने को मिले हैं ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इटसेल्फ। 27 टाइम्स इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 356 जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। इवन इन द लेजिस्लेटिव पावर में भी देखो तो लेजिस्लेटिव पावर में जब गवर्नर का रहेगा तो सम्मान, प्रोरोग एंड डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर को। 1/6 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो और जो बिल्स पास होते हैं उसको रिकमेंड एसेट दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जुडिशियल पावर भी है, फिनेंशियल पावर भी हैं जो आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ पावर्स हैं जो एक सेंटर और स्टेट को लिंक करता है थ्रू द गवर्नर इटसेल्फ, ठीक है, थ्रू गवर्नर इटसेल्फ। बट कैन वी से कि ये जो कंटेक्स्ट है ये हमने एग्जांपल से देख लिया है कि यूनियन गवर्नमेंट पे अगर गवर्नर पोस्ट चेंज होता है, मतलब पार्टी चेंज होता है तो गवर्नर भी चेंज होता है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव सीन इन द पास्ट, बट दे आर द फ्यू रिकमेंडेशंस that is being given by the committees and also the judgments
of the Supreme Court. For example, BP Singhal वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का जजमेंट है, जो प्लेजर डॉक्ट्रिन जो है कि गवर्नर जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के काम करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो कोर्ट ने, बेंच ने बोला था कि कोर्ट विल प्रिज्यूम कि प्रेसिडेंट के पास कंपेलिंग और वैलिड रीज़न है गवर्नर को हटाने का, ठीक है। लेकिन अगर जो हटाया गया गवर्नर कोर्ट के पास आता है तो कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट से पूछ सकता है कि यू हैव टू जस्टिफाई योर डिसीजन कि आपने गवर्नर को कैसे रिमूव किया। तो ये एक जजमेंट आया था। उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में बोला था कि गवर्नर जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। डोंट कंसिडर इट एज ए एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है। इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स बहुत बार गवर्नर के फेवर में ये काम बोला है, ऑलराइट। तो उसी तरह ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल SR बोमाई एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो असेंबली है उसका फ्लोर, उसका जो वर्डिक्ट हमें डिफाइन करना है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है कि नहीं है, ये थ्रू ओनली फ्लोर टेस्टिंग से ही होगा, नॉट थ्रू द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द गवर्नर एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मेजॉरिटी है कि नहीं सरकार में। गवर्नर थ्रू द फ्लोर टेस्ट ये डिसाइड कर सकता है कि सरकार की मेजॉरिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी गवर्नर के रोल को एज ए एजेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है। सो कमिंग टू कि डज द गवर्नर कैन एक्ट इन द फेवर ऑफ इट्स ओन डिस्क्रिशन, तो ऑब्वियसली गवर्नर रोल और द डिस्क्रिशनरी पावर, ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू कैन राइट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी पॉसिबिलिटीज़ डाली हैं कि एट टाइम्स गवर्नर्स को अपने डिस्क्रिशन पे काम करना है। फॉर एग्जांपल गवर्नर के डिस्क्रिशन पे अगर कोई चीज़ आती है तो ऑब्वियसली उसके डिसीजन फाइनल होंगे। तो फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ले लो कि अगर रिजर्वेशन करना है बिल को, गवर्नर ने सोचा कि उसे रिजर्व करना है बिल एंड इट हैज़ टू बी सेंड टू द प्रेसिडेंट, तो अंडर आर्टिकल 201 वो कर सकती है। इट कैन रिकमेंड फॉर द imposition of the precedent rule, all right. It can under the article 167 seek information from the chief minister with regard to the administration and the legislative matter of the state. Situational discretion भी है गवर्नर के पास कि अगर कोई भी पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है तो CM का अपॉइंटमेंट कर सकती है, ठीक है। अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाते तो देयर कैन बी द डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पूरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकते हैं अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मेजॉरिटी अपनी लूज़ कर देती है। सो दीज आर द सिचुएशनल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो कि गवर्नर यूज़ करती है, बट इसमें हमें ओवर रीच देखने को मिला है डिस्क्रिशनरी पावर को, ठीक है। ओवर रिच देखने को मिला है फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ अ CM इन द केस ऑफ द नो क्लियर कट मेजॉरिटी, तो उसमें जो गवर्नर है वो अपने पार्टी को फेवर करती है, उसके मेजॉरिटी को बनाती है, ऑलराइट। उसी तरह हमें बिल से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज देखने को मिली है। रिसेंट इन द कर्नाटका इटसेल्फ जो स्पीच बोलना था, जो स्टेट गवर्नमेंट का स्पीच था, उसको बोलने से इनकार कर दिया वहाँ पे कर्नाटका के गवर्नर ने, because it addresses the policy of the state government. तो गवर्नर being the executive of the state, you have to be in the coherence with the state government. बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा हमें पास्ट में भी बहुत देखने को मिला है कि बहुत सारे टर्म्स में बिहार में ही गवर्नर जो थे 1967 और 1981 में उन्होंने 256 ऑर्डिनेंस को पास किया था, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन रेंज फ्रॉम 1 to 14 ईयर्स, बार बार पास कर रहे थे। तो जो एक्सेप्शनल पावर्स है लॉ मेकिंग का
ऑर्डिनेंस के थ्रू। वो लेजिस्लेटिव पावर जो स्टेट लेजिस्लेचर का है उसको पास नहीं कर सकता, उसको बाईपास नहीं कर सकता। तो ये जजमेंट कब दिया गया? ये जजमेंट दिया गया DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। ठीक है, तो ऑब्वियसली दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन मेंशन इन द डिस्क्रिशनरी पावर। लास्टली यू हैव टू राइट द रिकमेंडेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ द वे फॉरवर्ड। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो एक सॉल्यूशन बता दो। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस और द सॉल्यूशन दैट यू कैन एम्फेसिस ऑन द independent role of the governor and being a very important constitutional post to act as a link between the center and the governor। तो इसमें सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था वो डाल दो कि जो रिमूवल होना चाहिए गवर्नर का, तो इसमें गवर्नर को भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने कंडक्ट को बता पाए और ग्राउंड्स को बता पाए कि उनको इन्फॉर्म किया जाए कि उनको क्यों हटाया जा रहा है। ठीक है। सेकंड, इट शुड नॉट बी ऑन द एब्सोल्यूट विल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। दूसरे जो कमिटी थे वो थे वेनकट कमिटी। उन्होंने बोला था कि गवर्नर को एटलीस्ट 5 ईयर टर्म्स जो है उनका फिक्स होना चाहिए एंड इट कैन ओनली बी रिमूव्ड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द CM, बिकॉज CM इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो दोनों के बीच अगर कॉपरेशन है एंड इट इज़ नॉट लाइक सेटिस्फाइंग द विल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो ऐसा हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट गवर्नर को हटा दे। तो यहाँ पे हमें एक CM से भी कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। कमिंग टू द पुंजी कमीशन, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया था कि जो फ्रेज़ है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये एक्चुअली लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देना चाहिए और इट कैन ओनली बी रिमूव बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को हक नहीं होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर में एक रिजोल्यूशन पास होगा, अगर उसमें इन फेवर आता है कि हाँ गवर्नर को हटाना है तो हटाया जाए, नहीं हटाना है तो उसको नहीं हटाया जाए। तो ये सारे रिकमेंडेशंस है, सॉल्यूशन है एंड थ्रू डिफरेंट जजमेंट इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम दिया है कि गवर्नर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इज़ नॉट द रबर स्टैम्प और द एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो उसको भी सपोर्ट करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो ये थ्रू आप वे थ्रूज बता सकते हो, वेज अहेड बता सकते हो एंड गवर्नर के जो पोजीशन है उसको हम लोग और अच्छे से फंक्शनल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So this is the content that you have to write and this is how the presentation and this is how the brainstorming that you have to do in order to write such question। अब ये जो टॉपिक है गवर्नर, बहुत इजी टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी हॉट टॉपिक है, मेंस में भी हॉट टॉपिक है, करंट अफेयर्स में भी रहता है। ये सब चीज़ आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपने पढ़ रखा होगा। आपने इसमें जो भी मैंने डिस्कस किया इसमें आर्टिकल्स आपको पता होंगे, इसमें आपको जो प्रोविज़न्स मैं बता रही थी वो पता होंगे, इसमें जो मैंने सेंटर और स्टेट के बीच का जो लिंक का पावर जो मैंने बताया वो आपको पता होंगे। जो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है जजमेंट्स में, डिफरेंस आ जाता है कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस में, डिफरेंस आ जाता है जो एग्जांपल्स हमने डाला है। ठीक है, एंड क्या डिफरेंस आ जाता है, और आ जाता है प्रेजेंटेशन का कि किस तरीके से आप अपना इंट्रो बनाते हो, किस तरीके से आप बॉडी को प्रेजेंट करोगे एंड किस तरीके से आप कंक्लूड करोगे। तो ये डिफरेंस अगर जब आ जाता है, इसको बस लिख दोगे तो क्या चाहते हो कि 38 मार्क्स में क्या आपको मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा मार्क्स, 14-15 तक आकर सिमट जाओगे। बट अगर ये सारी चीज़ों डेटा को डालते हो, डिमांड को एड्रेस करते हो, तो ऑब्वियसली यू कैन ईजिली स्कोर 20 to 22 मार्क्स। बहुत डिफरेंस होता है एक क्वेश्चन में ये। इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर यू, टॉपर रैंकर्स में आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड थोड़ा कंटेंट पे भी सोचो कि एक बेसिक कंटेंट तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास आ गई है, बट उसमें मुझे और क्या निचोड़ के डालना है। ठीक है, सो दिस इज़ द मॉडल आंसर फ्रेमिंग सेशन फॉर यू। इसी तरह मैं एक इको जियो, एक साइंस टेक एज वेल एज एक हिस्ट्री और एक करेंट अफेयर्स का ले आऊँगी, जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक जो अभी करेंट टाइम में है
एंड उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो ऐसे आपको आंसर फ्रेमिंग के अप्रोचेस पता चलेंगे एंड हाउ यू कैन थिंक अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ. क्योंकि देखो लिख तो लोगे ही, कुछ ना कुछ तो लिख लोगे, लेकिन जो मेन गेम आता है ना कि सोचना पहले कि किस तरीके से हमें सोचना है, कौन से कंटेंट को हम कहाँ लिख सकते हैं, वहाँ पे सीखना कोई सिखाता नहीं है. अगर ऐसा सेशंस हो जाता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आई थिंक सो. ऑलराइट, सो आंसर राइटिंग करते रहिए, सेक्शनल टेस्ट कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट कीजिए, जैसे आपको प्लान करना है कीजिए, लेकिन डेली आपका एक आंसर तो होना ही चाहिए. मिनिमम आप इतना कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो पेस बना रहे. ऑलराइट, तो इसीलिए हमने जो फुल लेंथ टेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया है, शेड्यूल किया है, वो 28 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक किया है. एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब वहाँ तक आपको करना है, सो दैट वो आपका पेस मेंटेन रहेगा. And obviously we are going to provide you the model answer, we are going to provide you the detailed feedback, we are going to provide you the crisp notes as well. crisp notes मतलब short notes हैं जो कि मेंस स्पेसिफिक हैं, बट इन द 1 पेज और 2 पेज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. इट इज़ फॉर द रिवीजन पर्पज. जिन लोगों के पास 1 पेजर नोट्स नहीं है, रिवीजन नोट्स उन्होंने नहीं बनाए हैं, एंड जिनके पास है डोंट स्विच नोट्स, आप अपने नोट्स से पढ़िए. बट ये उनके लिए है जिनके पास नोट्स की कमी है, दे वांट समथिंग फॉर द क्विक रिवीजन, ठीक है, तो उसके लिए वो चीज़ मिलेगा आपको एड ऑन में. ऑलराइट, सो ये 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन. अगर आपको नहीं करना है, यू वांट टू फॉलो द शेड्यूल, इससे पहले वाले वीडियो में आई हैव डिस्कस द शेड्यूल, खुद से फॉलो कीजिए, और जो मैंने पार्ट्स बताए हैं मेंस आंसर राइटिंग के, उस सारे स्टेप्स को करिए, तभी आप बोल सकते हैं कि आपने मेंस के आंसर राइटिंग को लगाया है, मॉक टेस्ट को लगाया है. वरना इट विल लाइक आधा अधूरा काम किया आपने, ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.